हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल जियोग्राफी, उसका 5वां पार्ट बिहार कृषि एवं वन संसाधन का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम आपके साथ 16 से लेकर 28 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जियोग्राफी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को भी देख लें। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट करें। अर्थात जो बिहार राज्य, इस बिहार राज्य में जनसंख्या अर्थात रहने वाले लोग सभी जगह एक समान नहीं है। वे क्यों एक समान नहीं है इस बारे में बताएं। तो बिहार राज्य की जनसंख्या एक समान नहीं है। जनसंख्या वितरण पर राज्य की धरातलीय उच्चावच का प्रभाव पड़ता है। बिहार के मैदानी क्षेत्रों में जहाँ कृषि, सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी एवं नगरीकरण का प्रभाव है, वहाँ जनसंख्या अत्यंत घनी पाई जाती है। अर्थात इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि इस राज्य, जो बिहार राज्य है, उसकी धरातलीय उच्चावच का यहाँ मुख्य प्रभाव पड़ता है। बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है और जहाँ कृषि, सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी एवं नगरीकरण का प्रभाव है, वहाँ जनसंख्या अत्यंत घनी पाई जाती है। जबकि जहाँ पहाड़ पाए जाते हैं, उर्वरक मिट्टी का अभाव पाया जाता है, सिंचाई की कमी होती है, उन जगह पर जनसंख्या विरल पाई जाती है, अर्थात वहाँ जनसंख्या बहुत कम होती है। जैसे कि उदाहरण में बताया गया है, पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर जिलों में जनसंख्या घनी पाई जाती है क्योंकि यहाँ की जो धरातलीय व्यवस्था है वह बहुत ही अच्छी है। जबकि पश्चिमी चंपारण, बांका, कैमूर जिलों में जनसंख्या कम घनी पाई जाती है, अर्थात यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। यहाँ का जो मुख्य कारण है वह धरातलीय उच्चावच कारण ही है। इसी कारण बिहार में जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। अर्थात जो बिहार का औद्योगिक है वह पिछड़ा क्यों है, उसके बारे में किन्हीं 4 प्रमुख कारणों के बारे में बताएं। तो इसका जो सबसे पहला कारण है, बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन का गाढ़ कारण है कच्चा माल की कमी, यहाँ खनिजों का अभाव है। इसके साथ साथ गन्ना और जूट के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कमी आने से इसके कच्चे माल की कमी है। अर्थात यहाँ की जो कृषि क्षेत्र है उसमें कमी आ गई है, जिस कारण यहाँ का औद्योगिक विकास कम है। यहाँ संरचनात्मक सुविधाओं की कमी है। परिवहन, ऊर्जा भंडारण की कमी के कारण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निजी व तकनीकी कमी में उद्योगों के पतन का भी प्रमुख हुआ है। निजी नहीं, यहाँ पूंजी है। पूंजी की कमी के कारण, अर्थात यहाँ जो पूंजी जितना लगना चाहिए उद्योग में उतना पूंजी नहीं लग पाता है, जिस कारण यहाँ तकनीक की कमी और पूंजी की कमी के कारण उद्योगों का पतन का प्रमुख कारण है। विदेशी निवेश की कमी, प्रस्ताव मौन पर समझौता हुआ परंतु वास्तविक निवेश नहीं है। उपभोक्ता का उद्योग में रुचि है जबकि आधारभूत उद्योगों में कोई रुचि नहीं है। तो ये 4 ऐसे कारण हैं जो कि बिहार का औद्योगिक को बहुत ही अधिक पिछड़ा बना देता है। इन 4 कारणों के कारण ही बिहार का औद्योगिकी अभी तक पिछड़ा हुआ है। बिहार के पर्यटन उद्योग को संक्षिप्त जानकारी दें। अर्थात बिहार का जो पर्यटन उद्योग है उसके बारे में संपूर्ण बताएं। तो बिहार का पर्यटन उद्योग एक उभरता हुआ प्रमुख उद्योग है। इस राज्य में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व वाले कई पर्यटन स्थल हैं। अर्थात जो बिहार राज्य है, इस बिहार राज्य में बहुत सारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व रखने वाले पर्यटन स्थल हैं। यहाँ की जो राजधानी है, बिहार राज्य की राजधानी पटना है, वह पटना सहित राज्य में गया, वैशाली, बोधगया, नालंदा, पावापुरी, सासाराम, मनेर, बिहार शरीफ, देव इत्यादि जैसे कुछ पर्यटन स्थल हैं। फलस्वरूप 2003 में लगभग 60 देशी एवं 60,000 से अधिक विदेशी पर्यटक यहाँ आए थे। इनकी संख्या बढ़कर 2006 में क्रमशः 1,94,00,000 से ऊपर हो गई। इन पर्यटकों के आगमन से राज्य को अभूतपूर्व राजस्व की प्राप्ति हुई है। अर्थात जो ये पर्यटन है, इन पर्यटन के कारण यहाँ की जो उद्योग है वह बहुत ही संक्षिप्त रूप से चलती है। तो यहाँ का जो पर्यटन स्थल है, उन पर्यटन स्थल के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है बिहार राज्य की राजधानी पटना, उसके सहित गया, वैशाली, बोधगया, नालंदा, पावापुरी, सासाराम, मनेर, बिहार शरीफ, देव इत्यादि। यहाँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 2003 में जब लोग घूमने आए थे तो 60,000 से अधिक विदेशी पर्यटक ही आए थे, लेकिन 2006 में जब 3 साल के बाद आंकड़ा किया गया तो 1,94,00,000 से भी ऊपर हो गया था इन पर्यटकों का यहाँ आगमन।
तो ये थे बिहार के पर्यटन उद्योग के बारे में जानकारी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार की सड़कों का विस्तार है, अर्थात बिहार में किस प्रकार के सड़क पाए जाते हैं। तो राज्य में सबसे अधिक विस्तार ग्रामीण सड़कों का है। इसकी कुल लंबाई 83,261.36 किलोमीटर है। यह राज्य की कुल सड़कों का 77.46% है। अर्थात जो बिहार राज्य है उस बिहार राज्य में सबसे अधिक जो विस्तार है सड़कों का वह ग्रामीण क्षेत्रों में है। और इसकी कुल लंबाई, आपको लंबाई इस क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान रखना है कि बिहार में किस प्रकार की सड़कों का विस्तार है, तो इसमें ग्रामीण सड़कों का विस्तार है, क्योंकि इनकी लंबाई जो है 83,261.36 किलोमीटर है और राज्य सड़कों का कुल लंबाई 77.46% ही है। बिहार की अधिकतर चीनी मिलें कहाँ स्थित है, अर्थात जो बिहार की अधिकतर चीनी मिलें हैं वह कहाँ पर स्थित है। तो बिहार की अधिकतर चीनी मिलें उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विकसित है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और सारण जिले में चीनी मिल केंद्रित है, क्योंकि यहाँ गन्ना अधिक उपजाया जाता है। तो जो चीनी होता है आप जानते होंगे गन्ना से बनता है, तो चीनी मिलें वहीं उपस्थित होगी, वहीं ज़्यादा स्थित होगी जहाँ गन्ना अधिक उत्पादन होगा। तो बिहार के चंपारण जिला में, सिवान जिला में, गोपालगंज तथा सारण जिला में गन्ना को अधिक उपजाया जाता है, अर्थात गन्ना का अधिक उत्पादन होता है। अर्थात उन्हीं सभी जिलों में चीनी मिलें भी पाई जाती है, अर्थात उन्हीं सभी मिलों पर चीनी जिले भी स्थित हैं। बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है, वर्णन करें। अर्थात यह क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, जैसा कि आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि चीनी उद्योग के बारे में, उसी प्रकार का यह क्वेश्चन है कि बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है, वर्णन करें। तो सीमेंट उद्योग अधातु खनिज पर आधारित है। चूना पत्थर, जो सीमेंट उद्योग है इसका कच्चा माल चूना पत्थर है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो चूना पत्थर इसका कच्चा माल है। सोन नदी के तट पर कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अतः कल्याणपुर, बंजारी, जपला और डालमिया नगर में सीमेंट के कारखाने हैं। वर्तमान में डालमिया नगर में उत्पादन बंद है। अर्थात इस उदाहरण में बता दिया गया कि डालमिया नगर में भी सीमेंट के कारखाने हैं, लेकिन नीचे लिखा गया कि वर्तमान में अर्थात आधुनिक समय में डालमिया नगर में सीमेंट का उत्पादन अभी बंद है। इसके अलावा कल्याणपुर, बंजारी, जपला जैसी जगहों में इसका उत्पादन अभी भी हो रहा है। अर्थात यह कहाँ हो रहा है, तो आप जगह का नाम तो जान ही गए हैं, कल्याणपुर, बंजारी, जपला। और जो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है वह चूना पत्थर होता है, जो कि चूना पत्थर सोन नदी के तट पर मिलती है कैमूर की पहाड़ियों से। बिहार में जल विद्युत विकास पर प्रकाश डालें, अर्थात जो बिहार का जल विद्युत विकास है वह कैसा चल रहा है उसके बारे में बताएं। तो बिहार में जल विद्युत का विकास किया जा रहा है। यहाँ लगभग 44.10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन डेहरी, बारून, पश्चिमी चंपारण, कटैया विद्युत केंद्रों से हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त बिहार की अन्य नदियां गंडक, बागमती पर जल विद्युत केंद्र निर्माणाधीन अर्थात अभी बनाए जा रहे हैं। तो बिहार में जल विद्युत विकास बताया गया है। तो बिहार में अभी जल विद्युत जो हो रहा है उसका विकास 44.10 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन ही हो रहा है, जो कि डेहरी, बारून, पश्चिमी चंपारण, कटैया विद्युत केंद्रों से हो रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार की अन्य नदियां गंडक, बागमती पर भी जल विद्युत केंद्र निर्माण अधीन है। नई औद्योगिक नीति के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करें, अर्थात जो नई औद्योगिक नीति है उन नीति के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताएं। तो नई औद्योगिक नीति 2006 के आने से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम के बाद इस परिक्षेत्र में काफ़ी उत्साह से बढ़ रहा है। राज्य के निवेश में 245 प्रस्ताव हुए हैं, जिनमें 57.84 हजार करोड़ रुपये निवेश प्रस्तावित हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड इनमें से 115 प्रस्तावों को अनुमोदित कर चुका है, अर्थात जो 245 प्रस्ताव हुए हैं उनमें से 115 प्रस्ताव को अनुमोदित कर चुका है, जिसमें कुल 40.72 हजार करोड़ रुपये का निवेश भी प्रस्तावित है। तो यह जो है नई औद्योगिक नीति का मुख्य बिंदु है। जिन बिंदु में आपने समझा कि यहाँ 245 प्रस्ताव हुए थे, जिसमें से 115 प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, अनुमोदित कर लिया गया, और इसमें जो खर्चा हुआ है वह 40.72 हजार करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमालपुर में किस चीज़ का वर्कशॉप है और वह क्यों प्रसिद्ध है, अर्थात जो बिहार का जमालपुर है उसमें किस चीज़ का वर्कशॉप है और वह क्यों प्रसिद्ध है। तो बिहार के मुंगेर जिला में जमालपुर में डीजल इंजन बनाया जाता है, अर्थात बिहार का एक जिला है मुंगेर और उस मुंगेर जिले में ही जमालपुर स्थान है। तो उस जमालपुर में डीजल इंजन बनाया जाता है। यहाँ डीजल इंजन का सभी प्रकार का कार्य होता है। भारत के गैर विद्युतीकरण रेलवे क्षेत्रों में डीजल इंजन का उपयोग होता है। जमालपुर रेल इंजन से संबंधित वर्कशॉप कारखाना के रूप में विकास किया है।
अर्थात जो जमालपुर स्थान है वह रेल इंजन से संबंधित वर्कशॉप कारखाना के रूप में ही विकास हुआ है और वह इसी के लिए प्रसिद्ध है। गंगा के दक्षिण के मैदान का मिट्टी का संक्षिप्त वर्णन करें। अर्थात गंगा के जो दक्षिण के मैदान है उसकी मिट्टी की क्या क्या खासियत है उसकी संक्षिप्त वर्णन करें। तो गंगा के दक्षिणी मैदान में केवाली मिट्टी पाई जाती है। एक मिट्टी का यह प्रकार है, जैसा कि आपने जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी पढ़ी है, उसी प्रकार का यह एक मिट्टी पाई जाती है जो कि बिहार में पाई जाती है, केवाली मिट्टी। तो गंगा के दक्षिण में मैदान की जो दक्षिण मैदान है उस मैदान की मिट्टी के बारे में इसमें पूछा जा रहा था। तो गंगा के दक्षिणी मैदान में केवाली मिट्टी पाई जाती है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा, बाढ़, मुंगेर और भागलपुर के मैदानी भाग में बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये जो अलग अलग जिलों का नाम बताया गया, इन जिलों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कुछ स्थानों पर 3-4 महीने बाढ़ का पानी एकत्र हो जाने से विशाल ताल का रूप ले लेता है। इसमें बढ़िया ताल सबसे बड़ा है। इसमें पानी सूखने पर दलहन की अच्छी उपज ली जाती है। ताल के ऊपर के क्षेत्र केवाली मिट्टी के हैं। इसमें संचित वर्षा के अभाव से सिंचाई का सहारा भी ले लिया जाता है और अच्छी उपज ली जाती है। तो गंगा का जो दक्षिणी मैदान है उस मिट्टी के बारे में इसमें पूछा जा रहा था। तो आपको मिट्टी का नाम याद रखना है कि केवाली मिट्टी गंगा के दक्षिणी मैदान में पाई जाती है और बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा, बाढ़, मुंगेर और भागलपुर इन सभी जिलों में बांगर मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और कुछ स्थानों पर 3-4 महीना जब बाढ़ का पानी एकत्र हो जाता है तो एकत्र हो जाने से वहाँ एक तालाब का रूप ले लेता है। इसमें बहड़िया जो तालाब है, बढ़िया तालाब है, सबसे बड़ा है और इससे पानी सूखने पर इसमें दलहन की खेती अर्थात दाल से रिलेटेड फसल का उत्पादन किया जाता है। और ताल के ऊपर क्षेत्र में केवाली मिट्टी है और उसमें समुचित वर्षा न होने के कारण सिंचाई का भी इसी से लिया जाता है, इन्हीं ताल से लिया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन करें। अर्थात जो सोन नदी घाटी परियोजना है उस परियोजना से उत्पादित जल विद्युत कैसे होता है उसके बारे में बताएं। तो सोन परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए 2 शक्ति गृहों की स्थापना की गई है। पहला पश्चिमी ऊंचे जलपता की नहर पर डेहरी के समीप बनाया गया है जिसकी उत्पादन क्षमता 6.6 मेगावाट है। दूसरा पूर्वी ऊंचे जल स्तर की नहर वारुण में बनाया गया है जिसकी उत्पादन 3.3 मेगावाट है। तो इसमें 2 नदी घाटी के बारे में पूछा जा रहा था। तो पहला है सोन परियोजना। सोन परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के 2 शक्ति गृह की स्थापना की गई है। जो पहला शक्ति गृह है वह पश्चिमी ऊंचे जल पता की नहर पर डेहरी के समीप बनाया गया है जिसकी उत्पादन क्षमता 6.6 मेगावाट है। आपको इनकी उत्पादन क्षमता को याद रखना है क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डेहरी नदी के समीप जो बनाया गया है उसका उत्पादन क्षमता कितना है, तो 6.6 मेगावाट है। और जो दूसरा शक्ति गृह है वह पूर्वी ऊंचे जल स्तर के नहर वारुण में बनाया गया जिसकी उत्पादन क्षमता 3.3 मेगावाट है। बिहार में जल परिवहन के विकास के उपाय बताएं। अर्थात जो बिहार में जल का परिवहन है उस परिवहन का विकास किस प्रकार हो सकता है उसके उपाय को बताएं। तो बिहार में जल परिवहन के विकास के लिए जल की अपेक्षित ग्राही बनाए रखने के लिए नदियों के तल की खुदाई, नए किस्म के जलयानों का चलाना तथा विभिन्न नहरों को एक दूसरे से जोड़ना आवश्यक है। अर्थात जो बिहार में जल को एक जगह से दूसरे जगह किस प्रकार पहुँचाया जा सकता है, इसका विकास किस प्रकार किया जाता है उसका उपाय पूछा जा रहा था। तो बिहार में जल परिवहन के विकास के लिए जल की अपेक्षित गहराई बनाए रखने के लिए नदी के तल की खुदाई करनी चाहिए, नए किस्म के जलयानों को चलाना चाहिए तथा विभिन्न नहरों को एक दूसरे से जोड़ना अति आवश्यक है। इन सभी उपायों से जल परिवहन को विकास किया जा सकता है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों। अर्थात बिहार का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है। तो बिहार के किशनगंज, शिवहर, दरभंगा, अररिया, मधुबनी जिले संचित क्षेत्रों की दृष्टि से काफ़ी पीछे है। इस जिलों में सिंचाई की आवश्यकता सर्वाधिक है। अर्थात ये जो जिलों का नाम बताया गया किशनगंज, शिवहर, दरभंगा, अररिया, मधुबनी, ये जो क्षेत्र है ये सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से बहुत ही काफ़ी पीछे हैं। इन जिलों में सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। किशनगंज के 81.81% फसल क्षेत्र ही सिंचित है। इसके कारण इस क्षेत्र में जो कृषि है वह बहुत ही काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है। ये राज्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ स्थायी सिंचाई की आवश्यकता काफ़ी अधिक है। अर्थात जो यहाँ स्थायी सिंचाई की व्यवस्था है वह बहुत ही काफ़ी अधिक है क्योंकि यह एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इसमें बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता और क्यों, तो इसमें बता दिया गया है कि बिहार के किशनगंज, शिवहर, दरभंगा, अररिया, मधुबनी जैसे जिलों में सिंचाई की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 28 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं।
और अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में समझ नहीं आता तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार और रिपीट कर लें और आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर इसके PDF को भी पढ़ लें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।